चलिए सबसे पहले अपन रेस के राउट, नारायण क्वेश्चन पढ़ दो यार, रेस 5 का कौन सा वन कौन सा ये। चलो मैं भी मेरे पास निकाल लेता हूँ रेस। रेस 5 का वन डाउट आया है, तो रेस 5 का वन देखते हैं हम। मैं एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं रेस ओपन कर लूँ। ऑप्टिक्स की रेस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये रहा। इसमें रेस 5 का वन चाहिए और रेस 5 का टू का बी चाहिए। तो रेस वन हो गई थी, रेस 5 की बात कर रहे हो आप लोग। रेस 5, रेस 5 का वन, a person looking through a telescope just manages to see a at the rim of cylindrical vessel। देखो जरा डायग्राम देखें आप, तो उन्होंने बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका पॉइंट ए दिख रहा है आपको। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका यहाँ पे पॉइंट ए है, उसे जस्ट देखा जा रहा है जब एक टेलीस्कोप से दूर से देख रहे हैं हम। तो यहाँ कहीं दूर से हम देख रहे हैं और हमें ये पॉइंट ए दिख रहा है ना। और आपको ये रेडियस वेडियस आर दे रखी है इसकी, रेडियस आर। फिर क्या बोला है, एट द रिम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू द पर्सन कैन सी द सेंटर ऑफ द बेस गिवन दैट रेडियस ऑफ वेसल इज आर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वेसल। वेसल की आपको हाइट बतानी है, और बोला है कि जब इसमें अपन ने कोई लिक्विड भरा तो इसका आपको सेंटर दिखने लग गया। तो सेंटर दिखने लगा जब लिक्विड भरा। अब कहाँ तक भरा है, तो मैं मान लेता हूँ पूरा भरा है, कुछ कहा नहीं है तो पूरा भर जाए लिक्विड से, तो पूरा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से भरा। तो अब क्या हो रहा है आपको, अब आपको सेंटर दिख रहा है। तो अब सेंटर से आने वाली लाइट रे आपकी आंखों में आना चाहिए। अब सेंटर से आने वाली लाइट रे आपकी आंखों में आना चाहिए। पहले आपको इस कॉर्नर से लाइट रे आंखों में मिल रही थी, अब सेंटर वाली लाइट रे मिल रही है। जरा ये वाला एंगल आप बता सकते हो, हाइट h है, रेडियस r है, इस एंगल का टेन आप निकाल सकते हो। टेन आर, इसको मैंने r कहा अगर, तो टेन आर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल R बाय h, है ना। और अगर ये वाला एंगल मैंने I कहा, जो बाहर वाला एंगल I है वही एंगल I होगा, तो टेन आई क्या लिख सकते हो आप, टेन आई हो जाएगा देखो 2r बाय h। सिलेंडर का बेस जो होगा टोटल 2r का होगा, तो 2r बाय h होना चाहिए। तो आपको I और R पता चल गया। अब स्नेल्स लॉ लगा लो, ठीक है। साइन आई, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। तो साइन आर और साइन आर की वैल्यू रखो और सॉल्व करो, तो हाइट निकल जाएगी। हाइट ऑफ द वेसल कुछ है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब मेरे पास डाउट आया रेस 5 का सेकंड का बी। रेस 5 के सेकंड का बी, ये भी देख लेते हैं अपन। रेस 5 के सेकंड का बी, रेस 5 का सेकंड का बी, द स्पेस बिलो द डिस्क इज नाउ फिल्ड विथ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फाइंड द एरिया ऑफ शेड। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अबोव अ हॉरिजॉन्टल डिस्क इज शोन, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबोव इट्स सेंटर। तो कोई हॉरिजॉन्टल डिस्क है हमारे पास, कोई एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, उस डिस्क के सेंटर के ठीक ऊपर एक लाइट का सोर्स रखा है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क की रेडियस वेडियस शायद ये आपको आर वगैरह है, डायग्राम में दिख रहा है, और ये हाइट टी है। अब क्या करें, नीचे डिस्क और सरफेस के बीच में, सरफेस से डिस्क की हाइट आपको एल दे रखी है, देखो डायग्राम में आपको एल दिया हुआ है, और यहाँ उनने लिक्विड भर दिया है, कोई लिक्विड भर दिया उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का जब लिक्विड फिल करेंगे, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा। जो लाइट रे एकदम डिस्क के एकदम कॉर्नर पे टकराएगी यहाँ, वो जब पानी के अंदर जाएगी थोड़ा बेंड होके जाएगी, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जब बैंड हुई, आप ये वाला एंगल आई कहो, ये वाला एंगल आर कहो, तो स्नेल्स लॉ लगा के आर निकाल सकते हो। और इस आई के लिए देखो, ये आई है तो ये भी आई है, तो टेन आई आपको दिख रहा है, ये रेडियस ऑफ द डिस्क जो क्वेश्चन में दिखा है आर अपॉन टी, और टेन आर अगर ये जो शेडो की रेडियस है वो मान लेता हूं मैं कुछ एक्स आ रही थी, उसमें से ये परपेंडिकुलर जहां जाएगा ये डिस्टेंस आर होगी, इतनी डिस्टेंस आर होगी, तो बची हुई डिस्टेंस होगी x माइनस आर, ये हो गया x माइनस आर। तो आपको टेन आर जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए x माइनस आर बाय दिस हाइट विच इज l। तो फिर वो स्नेल्स लॉ लगाओ तो सॉल्व हो जाएगा, देखो x मिल जाएगा स्नेल्स लॉ लगा के। अरे समझ में, टेन से आपको साइन निकालना पड़ेगा,
चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी कुछ डाउट आया, ऐसा बोला जा रहा है मुझे डायग्राम बना के दिखा दूं, तो डायग्राम बना के दिखा देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्मॉल एयर बबल इज सीटेड इन अ क्यूब ऑफ 24 सेंटीमीटर एच। तो एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 24 सेंटीमीटर है और उसके अंदर छोटा सा एयर बबल है, ठीक है। when viewed from one side it appears to be 10 centimeter from the surface and viewed from other side 6 centimeter from surface। तो उसे जब यहां से देखा तो अपरेंट डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है 6 सेंटीमीटर और यहां से देख रहे तो अपरेंट डिस्टेंस आ रही है 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस मान लो उसकी x थी, ये बची भी हो जाएगी 24 माइनस एक्स। अब x की अपरेंट 6 हो गई है। अपरेंट डिस्टेंस क्या होती है? रियल डिस्टेंस अपॉन जिस मीडियम में वो डिस्टेंस है अपॉन इनटू देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर से देख रहे तो देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डिस्टेंस अपॉन म्यू। ये आपको एक तरफ से देखने पे 6 है और दूसरी तरफ 24 माइनस एक्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है 10। तो आपको एक्स और म्यू निकालना है, तो डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो, म्यू आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में क्वेश्चन? ये अपरेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चलिए, और कोई डाउट बताओ। रेस 5 में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। रेस 5 हो गई, तो रेस 6 में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। रेस 6 में कोई भी डाउट हो तो वो बता दीजिए। रेस 6 से टीआईआर की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रेस 6। 6 नहीं करी? अरे यार 6 भी तो करना थी। यशपाल का आया 15 नंबर, रेस 6 का 15 नंबर। रेस 6 का 15 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो रेस 6 का 15 नंबर करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब बच्चे पढ़ लीजिए, रेस 6 का 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत काम का क्वेश्चन है अपने। इस पर कई बार आईआईटी में क्वेश्चन आया है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार। वो क्वेश्चन करने के लिए आपको छोटा सा आइडिया पता होना चाहिए। देखो ये मान लीजिए मेरे पास पैरेलल मीडियम बाउंड्री है, लाइट रे यहां से आई, रिफ्रैक्ट होके यहां गई और फिर रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई, ठीक है। दो मीडियम की बाउंड्री थी जो पैरेलल थी। मान लो म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू और ये म्यू थ्री है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल आई, मान लो बीच में एंगल थीटा, ये भी थीटा और वहां एंगल आर। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं पॉइंट ए पे, तो मैं लिखूंगा म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन थीटा। एट बी लगाऊं अगर, तो मैं लिखूंगा म्यू टू इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू थ्री इंटू साइन आर। देखो सही है क्या? स्नेल्स लॉ मैंने सही लिखा है क्या? देख लीजिए अच्छे से, क्या है स्नेल्स लॉ सही लिखा है मैंने? देखिए अच्छे से बताइए। यस, है ना। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये देखो, ये इधर जो आरएचएस है यही यहाँ पे एलएचएस है ना। इधर आरएचएस इधर एलएचएस बराबर है, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि स्नेल्स लॉ में डायरेक्टली ए और बी पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लगा सकता था। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकता था मैं। दिख रहा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ मैं तो। देखो अच्छे से। इज इट क्लियर? मैं डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ये बहुत काम का पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं अपन। चलो अब वो जो क्वेश्चन दिया 15 वो देखते क्या है। उन्होंने दिया है कि एक मीडियम है हमारे पास, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है।
यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन जैसा दिखाया है, ये एक्स एक्सिस बताया, ये वाई एक्सिस बताया, और ऐसा बोला है कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं म्यू चेंज हो रहा है, म्यू का एक वाई के साथ फंक्शन दे रखा है, वो शायद कुछ ऐसा है 1 प्लस के 1 है वाई की पावर 3/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है अपन को। वाई की पावर 3/2 है कि 3/4 है, मैं चेक कर लेता हूँ। वाई की पावर 3/2 है ना, के की वैल्यू बाद में 1 दिए देखो उन्होंने, तो वो k1 है, वो यूज कर लिया मैंने। तो ये समझ में आया कि उन्होंने म्यू वेरिएबल दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि लाइट रे आके इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, यहाँ नॉर्मल बनाया मैंने, इस पॉइंट पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है, और लगभग लगभग लाइट का एंगल 90 डिग्री है, विच इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लाइट सरफेस को ग्रेड करते हुए इंसिडेंट हो रही है। अब जैसे जैसे लाइट अंदर जाएगी, देखो यहाँ पे वाई के साथ म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा, तो म्यू इंक्रीज होने से लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, म्यू बढ़ने से लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, तो धीरे धीरे लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, तो लाइट रेट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, तो वो धीरे 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 करके टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, और ऐसे किसी कर्व पाथ के अलोंग चलेगी, किसी कर्व पाथ के अलोंग चलेगी लाइट, ऐसा कुछ कर्व पाथ आएगा जिसके अबाउट लाइट ट्रेवल करेगी। किसी जनरल पॉइंट पर, किसी जनरल पॉइंट पर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं, और मान लेता हूँ कि लाइट का यहाँ सरफेस से एंगल थीटा, नॉर्मल से एंगल थीटा है, लाइट का नॉर्मल से एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ में लगा सकता हूँ, ये हमने जो पढ़ा था ना यहाँ भी, तो मैं बता इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये, स्टार्टिंग पॉइंट और उस वाले पॉइंट के बीच में डायरेक्ट हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री है, तो एयर से आ रही लाइट, तो एयर से आ रही है इसलिए 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो म्यू की वैल्यू जो भी थी वहां पे √1 प्लस वाई के पावर 3/2 इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 इज नियरली 1, साइन 90 इज 1, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√वाई के पावर 3/2, हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ऑफ लाइट रे ड्रॉ करूं, अगर लाइट के पाथ की टेंजेंट ड्रॉ करूं, लाइट के पाथ की टेंजेंट ड्रॉ करूं, बिकॉज लाइट रे वाई से थीटा एंगल बना रही है, तो एक्स से 90 माइनस थीटा बनाएगी, ये एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। यहाँ पर लाइट रे का वाई एक्सिस से थीटा एंगल है, वाई एक्सिस से थीटा है, लाइट रे का वाई एक्सिस से थीटा है, तो एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो बस इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या लिख सकते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan ऑफ एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा पता है, उससे cot थीटा निकाल के यहाँ रख दो, तो स्लोप आपको फंक्शन मिल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू पता है, cot थीटा रख दो, तो स्लोप आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, y की कुछ एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला पार्ट उस क्वेश्चन का, उसमें स्लोप पूछा था, तो स्लोप आ जाएगा क्या बताओ, आप साइन थीटा से cot थीटा निकाल सकते हो ना, टेन थीटा का इन्वर्स करना है, टेन थीटा निकाल के इन्वर्स करके लिख देना, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मैथमेटिकल मतलब dy/dx भी होता है, मतलब आपको dy/dx मिल जाएगा, dy/dx मिल गया, तो dy इक्वल टू मिल जाएगा dx के टर्म में, इसे इंटीग्रेट कर लेना, इनिशियली y 0 था, लाइट जब आई उस समय x 0 था, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट 0,0 थे, तो 0,0 से x, y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो हम इंटीग्रेट करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, पाथ की इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ से पाथ की इक्वेशन ढूंढी जा सकती है। बोलो समझ में आ रहा है, इक्वेशन ऑफ पाथ हमको मिल जाएगी। तो बस यही वो पूरा क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ ट्राजेक्टरी। बच्चों लाइट चली गई है, तो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगी, चलो आ गई, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही थी, कुछ ब्रेक ब्रेक तो नहीं हुआ था, दिख रहा है, ओके वेरी गुड। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद होने वाला था, वो वाईफाई एक्चुअली मैंने यूपीएस पर रखा है, पर यूपीएस का बैकअप नहीं उसका, 5 मिनट करीब चलता है वो,
तो अच्छा हुआ, देखो लाइट वापस आ गई, अपना काम हो गया। ओके, 15th नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में स्लोप का पूछा है तो वो cos थीटा वैल्यू निकाल के लिख देना। ऑब्टेन इक्वेशन, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। वो भी पूछा यहाँ किस पॉइंट से लाइट पास करेगी। तो ये हाइट आपको देखो 1 मीटर दी है, ये 1 मीटर है, तो उस इक्वेशन में y को 1 डालना तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इस पॉइंट के। बोलो हो जाएगा। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स रेस में? क्या रेस में और किसी को कोई डाउट है? मायानाथ बोलने की कर्टसी तो रखिए। रेस में कोई डाउट है? यशपाल का आया 11, यशपाल का आया 11, 11 देख लेते एक बार। 11 और राइट एंगल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसके अंदर एक प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जो छोटा है n से, उसके डायगोनल फेस पे लगा दी है और असेंबली एयर में रखी है। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? आई हैव अ राइट एंगल प्रिज्म, इसके डायगोनल फेस पे यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और यहाँ पर n1 है, ठीक है। और 45 डिग्री का प्रिज्म है, ये कहा है क्वेश्चन में, ये 45 डिग्री है। A rays incident on AB, calculate the angle of incidence at AB for which the rays strike diagonal face at critical angle. n की वैल्यू आपको दे रखी है 1.352 और n1 की वैल्यू तो दी नहीं है उन्होंने। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, देखो बच्चों। क्रिटिकल एंगल तो मुझे पता होना चाहिए ना, जब तक क्रिटिकल एंगल पता नहीं होगा तो कैसे करूंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले एयर के हिसाब से शायद पूछ रहे थे, वो एयर के हिसाब से पूछ रहे थे, जब ये प्लेट नहीं लगाई थी ना तब के हिसाब से पूछ रहे, मान लो वैसा कुछ पूछ रहे। तो वैसा होता है कि एयर के हिसाब से अगर मुझे बताना था आंसर, तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल क्या होगा ये पूछा है, जिससे वहां पर क्रिटिकल एंगल से टकराए। तो लाइट का आपको इस पॉइंट पे एंगल पता है, यहाँ पर एंगल पता है कितना है, यहाँ यहाँ से लाइट आ रही है और उधर की तरफ एंगल आपको पता है क्रिटिकल है, ये एंगल क्रिटिकल है, ठीक है। इफ दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म की प्रॉपर्टी यूज करो, ये एंगल 45 है, तो इन दोनों R1 और R2 का सम 45 होता है। यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो थीटा प्लस सी शुड बी 45। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी हमको, है ना, थोड़ा सा प्रिज्म का आइडिया यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो C प्लस थीटा इज क्रिटिक, ये प्रिज्म का एंगल। तो प्रिज्म में शायद याद होगा आपको A इक्वल टू R1 प्लस R2 आता है, तो R1 प्लस R2 शुड बी A, तो थीटा प्लस C इज 45। अब यहाँ का एंगल अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो थीटा निकाल सकते हो, थीटा आ गया तो स्नेल्स लॉ लगा के यहाँ का इंसिडेंस एंगल ढूंढ सकते हो। तो ऐसे इंसिडेंस एंगल आ जाएगा वहां पे। आ रहा है यशपाल? इंसिडेंस एंगल यहाँ पे इस तरह से ढूंढा जा सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद इसमें पार्ट 2 में क्या बोला उन्होंने, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए बी फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द डायगोनल फेस अनडिविएटेड। और डायगोनल फेस से सीधी सीधी चले जाए, अनडिविएटेड चले जाए। तो सीधी सीधी जाने के लिए यहाँ पे सी 90 होना, सी होना चाहिए 90, सॉरी 0, नॉर्मल के अलॉन्ग आना चाहिए, नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी लाइट तो सीधी सीधी जाएगी, मतलब इंसिडेंस एंगल 0। यहाँ 0 एंगल, तो सी 0 कर दो, इसको 0 करो तो थीटा 45। तो यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ का एंगल ढूंढ सकते हो, है ना, स्लैंट लॉ लगा के। चलिए और कोई डाउट? सभी बच्चे देख लीजिए। ये अगर कंप्लीट तो हमारा TIR कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, तो लेट अस स्टार्ट कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। लेट अस स्टार्ट कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन।
ठीक है, लिखिए नेक्स्ट इज कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, ये सब हटा रहा हूं मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। देखो कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि दो मीडियम के बीच में कर्व सरफेस होती है जो उन्हें सेपरेट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए फिश बॉल के अंदर फिश है, उस फिश को हम बाहर से देखें, उस फिश को हम बाहर से देखें, तो फिश और आपके बीच में जो फिश बॉल की सरफेस है, फिश बॉल अगर कर्व्ड है तो कर्व सरफेस होगी। तो ऐसा कई बार होता है कि दो मीडियम के बीच में कर्व सरफेस है जो उन्हें सेपरेट कर रही है ना। तो एक ये कर्व सरफेस है जिसके दोनों साइड पे मीडियम अलग अलग है, एंड देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन वन मीडियम जिसको दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन जब दूसरे मीडियम से उसे देखते हैं तो उसकी हमें एक इमेज दिखाई देती है। मैं लाइट रे का डायग्राम दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पे सपोज ये प्रिंसिप सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ये पॉइंट का नॉर्मल हो जाएगा, और दूसरा मीडियम मान लेते रेयर है, तो नॉर्मल से अवे लाइट रे बेंड हो गई। तो ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रे, देखिए अब वो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनाएगी। एक लाइट रे जो सी से आएगी वो तो सरफेस के नॉर्मली आ रही है तो सीधे सीधे चली जाएगी, तो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे अब आपको एक पॉइंट पे मीट करते दिख रही है, तो देयर इज एन इमेज फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इस कर्व सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाले पॉइंट को बोल दिया पोल। तो पोल से सी को ज्वाइन करने वाला लाइन, इसको वही ऑप्टिकल एक्सिस बोल दिया। पी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं यू, यू इज माइनस ओपी। पी से इमेज की डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं वी, वी इज प्लस पी आई। तो इनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है। अब पूरा डेरिवेशन तो नहीं करेंगे अपन, रिलेशन डायरेक्टली याद रख लीजिए। वो आता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, क्या रिलेशन आता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सम मीडियम, उसको दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है, एंड देयर इज अ कर्व सरफेस इन्वॉल्वड इन बिटवीन देम, उनके बीच में कर्व सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट की हमें एक इमेज दिखाई देती है। वो इमेज किस पोजीशन पे दिखाई देती है, वो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसमें म्यू टू क्या है, जहां लाइट रे जा रही है, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। म्यू वन क्या है, जहां से आ रही है। इंसिडेंट लाइट का मीडियम म्यू वन है, ध्यान रखिएगा इंसिडेंट लाइट का मीडियम म्यू वन है, रिफ्रैक्टेड लाइट का मीडियम म्यू टू है। म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, और आर को भी साइन लेना होता है यहाँ पे, हमेशा आर को भी साइन लेते हैं अपन। ठीक है, तब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते, क्वेश्चन वगैरह देखते इसके ऊपर बेस्ड। तो वही फिश बॉल वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फिश बॉल है ये, जिसमें एक छोटी सी फिश थी, एक छोटी सी फिश थी इन अ फिश बॉल। फिश बॉल की रेडियस मैंने दे दिया आपको सपोज 20 सेंटीमीटर, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे फिश है। उसे देखा जा रहा है यहाँ से, इस जगह से उसे देखा जा रहा है। फिश बॉल की रेडियस दे दी आपको मैंने 20 दी है, और अंदर पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और बाहर एयर है। और ये जो ग्लास है ना, इसकी थिकनेस निगलेक्ट कर सकते हो, बहुत पतला सा फिश बॉल है तो ग्लास की थिकनेस निगलेक्ट कर दो। बताओ आपको फिश कहाँ दिखाई देगी, एक्चुअली सरफेस से 10 पर है, उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, बताइए, करिए ट्राई। फिश बॉल की हमें इमेज क्या दिखाई देगी, करिए ट्राई। Where will be image of fish, where will be image of fish, इमेज कहाँ दिखेगी फिश की।
क्या बात है, अभी तक कोई भी डाउट नहीं, कोई भी आंसर नहीं? चलो नारायण का आंसर आया, बाकी बच्चे भी बताइए आंसर क्या आएगा। नारायण वैसे गलत है आंसर ये। फिश को देखना है तो फिश से लाइट रे बाहर भेजना पड़ेगी आपको, फिश से लाइट रे बाहर भेजना पड़ेगी ना। फॉर्मूला लगा देते अपना, म्यू टू बाई वी, लाइट एयर में जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वी, माइनस म्यू वन कहाँ से आ रही थी 4/3, ये रही सरफेस, इसका पोल ये रहा, पोल से कितने डिस्टेंस पे फिश है ये, रेडियस 20 थी, ये 10, तो बची हुई 10 बचेगी, ये 10 सेंटीमीटर आएगी, तो यू आ जाएगा -10, साइन कन्वेंशन के साथ यू लेना चाहिए -10, है ना, पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में ना यू, तो साइन कन्वेंशन यू लेना चाहिए -10 इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। इस सरफेस की रेडियस देखो दी है 20 और पोल से उधर की तरफ सेंटर है, तो -20 लेना चाहिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इंसिडेंट लाइट से उल्टा जाएंगे ना अपन सी के लिए, तो माइनस में लेना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, म्यू टू क्या है जिसमें लाइट जा रही है, म्यू वन क्या है जहां से आ रही है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। क्या ये फॉर्मूला क्लियर सबको? ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, v निकाल देते हैं, 1/v, ये माइनस माइनस प्लस उधर ले जाते हैं फिर माइनस में हो जाएगा, ये 1 माइनस 4/3 -1/3, नीचे का माइनस कैंसिल होगा तो 1/60, यहाँ माइनस हो गया उधर 4/3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30, प्लस हो गया था उधर आके फिर माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 8/60, 1 माइनस 8/60 तो -7/60, तो v आ गया -60/7। माइनस साइन का मतलब कि पीछे की तरफ ही इमेज दिखेगी, तो इमेज फिक्स असली में यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है, पर 10 से थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम डिस्टेंस आ रही है, थोड़ा सा पास में दिखेगी फिश, थोड़ा सा पास में दिखेगी। आ रहा है समझ में ये? अपरेंट डिस्टेंस निकाल दी फिश की बाहर से देखने पे। चलो अवनी का आंसर आया, यस अवनी को आया समझ में, अमन का 20/3 गलत था। बताइए सभी बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? पवन को तो आ गया, यशपाल को भी आ गया, चलिए वेरी गुड, सृजन को भी आ गया, सभी को आंसर आ रहा, वेरी गुड। चलो तो और तरह के क्वेश्चन देखते हैं इससे, है ना। अब अंदर से बाहर देख लेते हैं ना, भाई फिश भी तो देख सकती है ना बाहर की चीजें, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट था, कोई छोटा सा इंसेक्ट वगैरह है, कुछ है, छोटा सा इंसेक्ट है यहाँ पे, है ना, छोटा सा इंसेक्ट है यहाँ पे, उस इंसेक्ट को फिश देख रही है, फिश देख रही है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट कहाँ देख दिया मैंने, सरफेस से सपोज 20 सेंटीमीटर पर है, तो फिश को उसकी डिस्टेंस क्या दिखाई देगी बताओ? डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑब्जर्व बाय फिश। चलो ये करके देखिए आप, जब तक एक कुछ आया बच्चे का, सर कन्वेंशन बता दो। साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई, पोल से डिस्टेंस मेजर करना होती है, जो स्फेरिकल मिरर में था ना वही है साइन कन्वेंशन, पोल से चीजें मेजर करना होती है, इंसिडेंट लाइट के उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट के अलोंग पॉजिटिव, स्फेरिकल मिरर वाले ही साइन कन्वेंशन, है ना, सेम साइन कन्वेंशन पूरे ऑप्टिक्स में, वही साइन कन्वेंशन यूज करना है। चलो अब करो नया क्वेश्चन जो दिया मैंने, फिश इस इंसेक्ट को देख रही है, इंसेक्ट कहाँ दिखेगा फिश को बताओ? व्हाट विल बी द apparent डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय फिश? करिए ट्राई। व्हाट विल बी apparent डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय फिश? यस नारायण बिल्कुल सही। नारायण पूछ रहा है कि इस वाले फॉर्मूले में मैंने r को -20 क्यों लिया? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का पीछे है ना, तो पोल से c
उल्टा जाके मेजर होगा ना, पोल से सी उल्टा जाके मेजर होगा तो -20 आएगा नारायण। ये सरफेस थी, इसका पोल ये था, और पोल से सेंटर ऑफ सर्कल पीछे की तरफ है ना, स्फीयर का सेंटर, तो माइनस में आना चाहिए। आ रहा है नारायण? चलो अब दूसरा पार्ट जल्दी से करके बताओ मुझे। सेकंड पार्ट दिया है मैंने, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑफ फिश। बताइए, इंसेक्ट फ्रॉम फिश, इंसेक्ट की डिस्टेंस बताना है जो फिश ऑब्जर्व करेगी। सॉल्व करे? वही लगा देते हैं फॉर्मूला अपना फिर से। अब की बार इंसेक्ट से लाइट रे जाएगी ना, लाइट रे इंसेक्ट से जाएगी, क्योंकि इंसेक्ट को देखना है आपको, तो लाइट ऐसे जाने वाली है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए लाइट किधर से आ रही है। तो फिर से फॉर्मूला लगाते, लाइट जाने वाली है 4/3 में और आ रही थी एयर से, μ2/v माइनस μ1/u कितना आएगा, -20। इस ये हो जाएगा पोल, और पोल से उल्टा जाके u मेजर होगा -20। ठीक है, इजिकल टू μ2 माइनस μ1/r, r आपकी बार प्लस में 20 हो जाएगा, r आपकी बार प्लस में 20 हो जाएगा। अब इस सरफेस का सेंटर क्योंकि उधर की तरफ है, लाइट की डायरेक्शन में है, तो r प्लस में 20 रहेगा, और इस ऑब्जेक्ट को अपन पीछे की तरफ 20 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो u नेगेटिव, और लाइट आ रही थी एयर से, जा रही है 4/3 में, तो आने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, जाने वाले का 4/3, है ना। आने वाला लाइट जिससे आ रही थी 1 और जा रही है 4/3 में, तो सॉल्व कर दीजिए बस इसे। 4/3v माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को उधर ले जाएंगे, -1/20 कर दूंगा, और 4/3 -1 इज 1/3, 1/3/20 1/60, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, -3 + 1 -2/60, तो 4/3v इज इक्वल टू -2/60 मतलब 1/30। एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो v आ रहा है -40, आ रहा है तुम्हें -40 आ रहा है v। अमन का सही आया, वेरी गुड अमन। मेरा भी सही है क्या, देख लो अच्छे से, कुछ गलती तो नहीं लग रही है। डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑब्जर्व बाय फिश, बताइए सब बच्चे, इज इट क्लियर? यस, नारायण को तो क्लियर है, बाकी बच्चों को बताइए आया कि नहीं आया। कैसे लगाना है फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट रे जा रही है। लाइट रे आ रही थी एयर से, तो μ1 हो गया 1, μ2 हो गया 4/3, 4/3/v माइनस। ठीक है, सॉल्व कर दिया। चलो फिश से 50, यस, ये 20 और फिश की यहाँ से 10, तो ये 40 आ रहा है, मतलब फिश को लगेगा 50 सेंटीमीटर पे, ये 40 है, और फिश सरफेस से 10 पे थी, तो फिश को लगेगा कि 50 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट ऑब्जर्व बाय फिश शुड बी 50। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब नहीं, बिल्कुल सही। चलो अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी पूछ सकते कभी कभी आपसे, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का पूरा फॉर्मूला जो होता है अपना, अपन ने लेंस का शायद आपको याद होगा, v/u होता है, यहाँ पे बस μ1/μ2 मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसको डिराइव डिराइव तो नहीं करेंगे अपन, बस इसे याद रखो, मैग्निफिकेशन इज μ1/μ2 v/u, μ1/μ2 v/u, और याद रखना बहुत आसान है, बस μ1/μ2 मल्टीप्लाई करना है लेंस के अंदर, तो बहुत आसान भी याद रखने में। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों ही क्वेश्चन में, जब फिश को अपन बाहर से देख रहे थे तो फिश की इमेज किस साइज की दिखेगी बताओ, और जब इस इंसेक्ट को देख रहे तो इंसेक्ट की इमेज किस साइज की दिखेगी बताओ, मैग्निफिकेशन क्या आएगा बताओ, करो, दोनों ही केस का मैग्निफिकेशन बताओ मुझे। फिश को देखने पे मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था, और फिश जब इंसेक्ट को देख रही तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, जल्दी से बताइए।
अमन बोल रहा है फिश को इंसेक्ट की वर्चुअल इमेज दिखेगी, बिल्कुल सही। इंसेक्ट यहाँ है और वी आया नेगेटिव, वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल। जब अपन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं लेंस या कर्व सरफेस में, वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल, है ना। तो वर्चुअल इमेज दिखेगी, बिल्कुल सही अमन। मैग्निफिकेशन बताओ क्या आएगा। पहले केस में फिश का जो मैग्निफिकेशन होगा हो जाएगा μ1/μ2। वहां लाइट रे 4/3 से आ रही थी, जा रही थी एयर में, इंटू v/u। वी आ रहा था -60/7 और u था -10। ये आ गया, सॉल्व करके लिख दो बस। और सेकंड केस में मैग्निफिकेशन μ1/μ2। अब लाइट रे 1 से आ रही है, जा रही है 4/3 में, इंटू v/u। वी आ रहा है -40, u यहाँ पे -20 था। तो सेकंड केस का मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बस फॉर्मूला लगाया है मैंने और कुछ नहीं करा है। इज इट क्लियर? सबको आ रहा है समझ में? यस। तो मैग्निफिकेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो कर्व सरफेस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो अपन ने देखे। चलो थोड़ा सा और बड़ा करके क्वेश्चन को देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और बड़ा करके क्वेश्चन करते हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के सामने, इस ऑब्जेक्ट के सामने हमारे पास एक स्लैब रखी है, जिस स्लैब की एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कर्व है, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास की एक स्लैब है। इस स्लैब की थिकनेस मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे था, और ये जो सरफेस है इसकी रेडियस मैंने दे दी आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहां से, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? व्हाट विल बी द अपरेंट पोजीशन ऑफ ओ सीन? व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ ओ ऑब्जर्व? यहां से देख रहे हैं अपन, कहां से देख रहे हैं मैंने बताया है, वहां से देखने पे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दिखेगी? करिए ट्राई। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दिखेगी? करिए ट्राई। पोजीशन क्या दिखेगी? जल्दी करिए। हमने प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, तो ऑब्जेक्ट कर्व सरफेस से 20 पर है और हमें 20 पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस से अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी, अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होने की वजह से अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी हमें।
तो उस कर्व सरफेस को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दिखेगी पहले तो निकालते हैं। एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? एपरेंट डिस्टेंस वो होता है देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5। अब इस ग्लास सरफेस के सामने 1.5 है, तो ग्लास सरफेस 1.5 से देख रही है, देखने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस बाय म्यू करते थे अपन। 10 सेंटीमीटर एयर में है, फिर 10 सेंटीमीटर 1.5 में थी, ऐसे सॉल्व कर देंगे। 1.5 अंदर भेज दो, ये हो गया 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो इस ऑब्जेक्ट की कर्व सरफेस को अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी 25 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया अच्छे से? है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कर्व सरफेस को दिखेगी। तो u हो गया हमारे पास, इससे हमको समझ में आ रहा है कि u होना चाहिए -25। इस कर्व सरफेस को जो लाइट मिलेगी वो 25 सेंटीमीटर से आते हुए दिखेगी। ये लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही थी, पर वो थोड़ी सी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये लाइट रे कर्व सरफेस को लगेगा पीछे 25 सेंटीमीटर से आ रही है। चलो, कर्व सरफेस को लग रहा है कि लाइट रे 25 सेंटीमीटर से आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब अपन फिर से कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व सरफेस पे लाइट टकरा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू, यू 25 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। आर नेगेटिव साइन के साथ लेंगे 20, है ना। इस कर्व सरफेस के लिए इसके पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये दो लाइट रे कहां से आ रही है? 25 सेंटीमीटर से आ रही है। किस मीडियम में आने वाली लाइट रे थी? 1.5। जा किस में रही? एयर में। तो आने वाले मीडियम का रिफ्लेक्शन इज 1.5, जाने वाले का 1। सॉल्व कर देते हैं, म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर कर दिया। आर नेगेटिव आएगा बिकॉज इस कर्व सरफेस के पोल से इंसिडेंट के उल्टा जाना पड़ेगा इसका सेंटर देखने। इसका सेंटर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे अपन। क्या ये इक्वेशन समझ में आई अच्छे से? तो ये इक्वेशन क्लियर है अगर, तो बस सॉल्व कर दो। 1 बाय वी, ये हो गया प्लस, उधर जाके फिर माइनस में हो जाएगा 1.5 बाय 2.25। तो एक तो पॉइंट हटाओ और 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करा, पॉइंट हटाया, तो ये आ जाएगा। पॉइंट हटाया 15, 5 से डिवाइड करा 3, नीचे 5 से डिवाइड करा तो 5, पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस आ गया, 1 माइनस 1.5, माइनस 1.5, माइनस माइनस कैंसिल, 1 माइनस 0.5, 0.5 बाय 20, 1 बाय 2 बाय 20, 1 बाय 40। सॉल्व कर दो, ये माइनस का प्लस हो गया था, ऊपर नीचे कैंसिल होके एलसीएम कितना आ जा रहा है यहाँ पे? इसमें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो नीचे आ गया 200, यहाँ 4, यहाँ 5, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 इज -7, तो भी आ रहा है -200/7, -200/7। इस पोजीशन पे हमें इमेज दिखेगी सरफेस से। वरुण बिल्कुल सही, -200/7 इस पोजीशन में हमें इमेज दिखेगी पोल से। तो हमें यहाँ से 200/7 डिस्टेंस नेगेटिव मतलब उधर की तरफ ही, वहां पर इमेज दिखेगी। बताओ समझ में आ रहा है कैसे करा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? यस, है ना, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 1.5, ग्लास का एक मेरे पास स्फीयर था। ग्लास का एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर जिसकी मैंने रेडियस आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर, और उसके इधर वाली सरफेस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इधर वाली सरफेस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओ, है ना। अब उसे वहां से देख रहे हैं तो कहाँ दिखाई देगा? यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्लास स्फीयर है, ग्लास स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अंदर 1.5, बाहर एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, वहां से देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगा? करिए ट्राई, अपरेंट डिस्टेंस निकालिए इसकी, जल्दी से करिए। अपरेंट डिस्टेंस निकालिए, जल्दी से करिए।
चलिए जल्दी से अपरेंट डिस्टेंस निकालिए, क्या दिखेगी। चलो पुराना क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। अब इस स्फीयर की दोनों ही कर्व सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है, कर्व सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है। पहली बार ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी वो इस कर्व सरफेस से रिफ्रेक्ट होगी, यहाँ कर्व सरफेस से रिफ्रेक्शन होने वाला है। इस सरफेस का पोल यहाँ, पोल से -20 से लाइट रे आते दिखेगी। तो चलो कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, μ2। अब लाइट रे किस में जाने वाली है, 1.5 आने वाली है, कहाँ कितने डिस्टेंस से आने वाली, एयर से कितनी डिस्टेंस से, 20 सेंटीमीटर से आने वाली, -20। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब इस सरफेस का रेडियस प्लस के साथ लेंगे, इसका जो सेंटर है वो उस तरफ आ रहा है, इस सरफेस का सेंटर उधर, तो लाइट की डायरेक्शन में है तो +10 ले लेंगे। सॉल्व करते 1.5 बाई वी मतलब 3/2v, ये माइनस प्लस हो गया, उधर ले आते तो फिर माइनस हो जाएगा, -1/20। 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5/10 विल बी 1/20। तो ये तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब v इन्फिनिटी हो गया, v इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाते दिखेगी। अब v इन्फिनिटी हो गया मतलब लाइट रे पैरेलल जाती दिखेगी, है ना। अब ये सेकंड सरफेस को पैरेलल लाइट रे मिलेगी, ठीक है, बिकॉज v इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब कि लाइट रे पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो पैरेलल लाइट रे आएगी। अब पैरेलल लाइट रे कहाँ कॉन्वर्ज होगी वो निकाल देते हैं सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन से। तो फॉर सेकंड सरफेस अब लाइट रे आ रही 1.5 से जाएगी एयर में, तो 1/v माइनस 1.5/u, u इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस सरफेस के लिए ये पोल रहेगा और पोल से अंदर इधर नेगेटिव डायरेक्शन में देखो आएगा सेंटर, तो -10 लेना पड़ेगा मुझे रेडियस, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर दो, तो 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, नीचे -10, तो ये कितना आ रहा है 1/20, तो v कितना आ गया 20, तो ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये लाइट रे इस सरफेस से भी आगे, इस सरफेस से आगे 20 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज होने वाली है, तो यहाँ इमेज बनेगी इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर पे। बोलो समझ में आ रहा है, इधर ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है और उस सरफेस से उधर 20 पे इमेज बन गई। बताओ आ रहा है क्या समझ में अच्छे से, ये सभी बच्चे देखिए जल्दी से, रिप्लाई करिए, इज इट क्लियर, बताइए जल्दी से, समझ में आया है तो बताइए, नहीं आया तो ना करिए। चलो वरुण का यस आ रहा है मेरे पास, अवनी का यस आ रहा है, बाकी बच्चे, नारायण का भी यस आ गया, और संजना पूछ रही है अपरेंट डिस्टेंस नहीं निकाली। बेटा यहाँ पे कर्व सरफेस है ना, दिस आर कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस रिफ्रेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा ना मैं। पिछले क्वेश्चन में प्लेन सरफेस थी, प्लेन सरफेस पे अपरेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते, कर्व सरफेस पे तो ये फॉर्मूला होता है ना μ2/v, इसे यूज करेंगे, ठीक है। चलो और कोई डाउट, ओके, तो ये क्लियर है सबको। तो देखो कर्व सरफेस रिफ्रेक्शन के क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, ये मैंने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस ही करा है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे अपन को, तो अब आप रेस पूरी कर सकते हो। नेक्स्ट रेस आप देखेंगे तो कर्व सरफेस रिफ्रेक्शन की है, वो पूरी करके लाना है, ठीक है। सर स्फीयर के दोनों साइड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम होता तो इमेज फोकस पे बनती, स्फीयर के दोनों साइड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम होता, मतलब यहाँ भी एयर, यहाँ भी, मतलब सब तरफ एयर ऐसा, तो फिर रिफ्रेक्शन ही क्यों होता भाई। रिफ्रेक्शन होने के लिए मीडियम चेंज होना चाहिए ना, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ तो रिफ्रेक्शन ही क्यों होता। अमन रिफ्रेक्शन ही नहीं होता अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, ठीक है। चलिए ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और लेंस स्टार्ट करते हैं, लेंस, लेट अस स्टार्ट लेंस।
अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको, एक स्फीयर दिया, स्फीयर में होता है क्या है, दो कर्व सरफेस होती है, बस अगर ये कर्व सरफेस बहुत पास में हो तो वो लेंस हो जाता है। लेंस इज अ सिस्टम ऑफ टू कर्व सरफेस। लेंस इज अ सिस्टम ऑफ टू कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस बहुत पास में है। जैसे मेरे पास लेंस थी भी, मैं देखता हूँ कहीं इधर उधर तो नहीं रख दी। चलो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इधर उधर रख दिया है वो लेंस को। तो आप सब बच्चों ने कई बच्चों ने स्पेक्स पहने होंगे, चश्मा पहनते बच्चे। तो जो चश्मे में जो चीज होती है वो लेंस ही तो होती है। किसी के भी जो नंबर के गॉगल्स होते हैं, नंबर के स्पेक्स जो होते हैं, किसी को भी अगर नंबर वाले चश्मे लगे हैं तो वो लेंस ही तो पहनता है। तो आप सबने लेंस देखी कैसे होती है। सभी लेंसेज बहुत थिन होती है उन कंपेयर टू देयर रेडियस। और उनका अगर क्रॉस सेक्शन देखे, देखो सामने से अगर लेंस देखोगे तो जो भी आपके चश्मे की फ्रेम है, जैसे गांधी जी ऐसे गोल गोल चश्मे पहनते थे, है ना। तो गांधी जी के जो चश्मे की फ्रेम, जो चश्मे होते हैं उसकी फ्रेम ऐसे गोल होती है, तो लेंस सामने से गोल दिखेंगे। और तुम जो डिजाइन का चश्मा पहनोगे वैसे आपको फ्रेम दिख सकती है। कोई अगर एकदम स्क्वायर जैसे गॉगल पहन रहा है तो उसको ऐसे फ्रेम दिख सकती है। फिर जैसा आपने लेंस को कट कराया है वैसे आपको सामने से शेप दिखेगा। और अगर हम इसको काट के साइड से देखें, इसका साइड व्यू देखें, तो वो आपको है ना 6 डिफरेंट टाइप का दिख सकता है। साइड व्यू आपको 6 डिफरेंट टाइप का दिख सकता है। देखो ये आ सकता है इस तरह का, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, एक कॉन्वेक्स एक प्लेन हो, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हो, इस तरह से दिख सकता है। या दोनों सरफेस कॉन्केव हो, एक कॉन्केव एक प्लेन हो, और एक कॉन्केव और दूसरी कॉन्वेक्स हो, इस तरह का दिख सकता है। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। अगर दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो तो इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इक्वल रेडियस हो जाए, मान लो रेडियस अनइक्वल है, तो बोलते हैं सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस। रेडियस इक्वल हो जाए तो कहा जाता है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वल हो जाए तो इक्वी कॉन्वेक्स। एक प्लेन और दूसरी कॉन्वेक्स तो उसे बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स दूसरी कॉन्केव तो उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोलने के लिए बीच में से मोटी, कॉर्नर से पतली होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इसे बीच में से थिक है, कॉर्नर से पतली है। तो इसकी जो कॉन्केव साइड है उसकी रेडियस ज्यादा है, ये R2, ये R1, और R2 बड़ी है देखो R1 से। जब जिसकी रेडियस कम होती है वो नेचर डोमिनेट करता है। कॉन्वेक्स साइड, दिस साइड इज कॉन्वेक्स एंड दिस साइड इज कॉन्केव। आप अगर ध्यान से देखें तो जो कॉन्केव साइड है उसकी रेडियस कम है, ये कम रेडियस, सॉरी ये रेडियस ज्यादा है, और जिसकी रेडियस कम है वो R1 है। तो जो रेडियस कम होती है वो नेचर डोमिनेट कर जाता है, तो इफेक्टिवली कॉन्वेक्स है। क्या ये चीज समझ में आई? इफेक्टिव नेचर इसका कॉन्वेक्स है। कैसे पता चला? इसके कॉन्वेक्स साइड की रेडियस कम थी, जिस साइड की रेडियस कम वो नेचर डोमिनेट करता है। कॉन्वेक्स साइड की रेडियस कम तो कॉन्वेक्स नेचर डोमिनेट करेगा, इसलिए इफेक्टिव ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नीचे की तीनों लेंस के नाम भी होते हैं। दोनों साइड कॉन्केव तो इसे बोला जाता है कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव है एक प्लेन है तो इसे बोला जाता है प्लेनो कॉन्केव। और एक कॉन्केव दूसरी कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे कॉन्केव साइड की रेडियस कम है और कॉन्वेक्स की ज्यादा है, तो इसे बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। सबसे पहले तो नाम समझना है लेंसेज के। क्या लेंसेज के नाम समझ में आया आपको? ये मैंने क्या बनाया है, ये सब क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है, ये ध्यान रखना है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है। सामने से लेंस तो आपके चश्मे में जैसी फ्रेम में वैसी दिख सकती है, उसे काट के साइड से देखे तो साइड व्यू, लिखा भी साइड व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू लेंस का क्या होता है वो बनाया मैंने। और मैंने अलग अलग लेंस के नाम दिए। कॉन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस इक्वल हो जाए तो इक्वी कॉन्वेक्स कहा जाता है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब रेडियस इक्वल, है ना। चलो तो ये इन सब के नाम होते हैं। तो पहले तो नाम समझना है अपन को।
इज दिस नॉमेनक्लेचर क्लियर? क्या नॉमेनक्लेचर अच्छे से आ रहा है? ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्लियर है। अब लेंस से जुड़े हुए भी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन होती है। जैसे लेंस का बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आती है, नारायण बोल रहा है थर्ड वाला रिपीट कर दो, थर्ड वाला। देखो ये थर्ड वाले में क्या है, आपको देखना है कि किसकी रेडियस कम है। R1 कम था, R2 ज्यादा था। ये ज्यादा बड़ी रेडियस है और ये कम है। जिसकी रेडियस कम है, कॉन्वेक्स साइड की रेडियस कम है, तो इफेक्टिव नेचर कॉन्वेक्स होता है। आप तो ध्यान रखो, जितनी भी लेंस बीच में से मोटी होती है और कॉर्नर से पतली होती है, उनका इफेक्टिव नेचर कॉन्वेक्स होता है। और जिनका भी बीच में से पतला और कॉर्नर से मोटी होती है, ऐसी लेंसेज का इफेक्टिव नेचर कॉन्केव होता है। इन सबका नेचर कॉन्केव जैसा है। ये क्या करती है, सब कॉन्वर्ज कराती है लाइट को। दिस आर कॉन्वर्ज, सॉरी ये डाइवर्ज कराती है, दिस आर डाइवर्जिंग। और ये ऊपर वाली सारी लेंसेज कॉन्वर्जिंग। these are converging lenses and these are diverging lenses। ठीक है, चलो लेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपन को देखना थे। लेंस का एक सेंटर पॉइंट जहां से लाइट रे अनडिवाइडेड पास होती है, इसकी तरफ कोई लाइट रे आती है तो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है, ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रोवाइडेड लेंस इज थिन, जब लेंस थिन होती है ना, बहुत पतली सी होती है, तब ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती है ना, ऐसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फिर लेंस की दो कर्व सरफेस है, दोनों कर्व सरफेस का अपना अपना सेंटर होगा। जैसे इधर वाली कर्व सरफेस का सेंटर पॉइंट ये हो सकता है, इधर वाली कर्व सरफेस का सेंटर पॉइंट ये हो सकता है। तो इनके सेंटर पॉइंट को जोड़ो तो जो लाइन आती है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। दोनों कर्व सरफेस के सेंटर पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन वो कहलाती है ऑप्टिकल एक्सिस। इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। दोनों लेंस के सरफेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनको जोड़ने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन, वो कहलाती है ऑप्टिकल एक्सिस। और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ठीक है, फिर फोकल लेंथ डिफाइन कर देते हैं। फोकल लेंथ, लेंस के दो दो फोकल पॉइंट होते हैं, दो दो फोकल पॉइंट होते हैं। अगर मैं इंफिनिटी से लाइट रे भेजू, इंफिनिटी से लाइट रे भेजू मतलब पैरेलल लाइट रे भेजू, तो पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक पॉइंट पर जाके मिलती है, लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजू, जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना उसके पैरेलल लाइट रे भेजू, लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइट रे भेजू, तो वो जाके जिस पॉइंट पे मिलती है उसे कहा जाता है फोकस ना। ये वाला जो फोकस होता है इसे बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस एक और फोकस पॉइंट होता है लेंस का। सेकेंडरी फोकस में कॉन्केव लेंस के लिए भी दिखा देता हूँ, कॉन्केव लेंस के लिए भी दिखा देता हूँ। इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, वो यहाँ पे डाइवर्ज होती है, कॉन्केव लेंस उन्हें डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्ज होकर एक पॉइंट से फैलती हुई अपीयर होती है। ये ऐसा लगता है एक पॉइंट से आ रही है, उसे बोलते हैं इसका सेकेंडरी फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस, बस इसी को कहा जाता है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए इन सब के लिए फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव, और इन सब के लिए फोकल लेंथ आती है नेगेटिव। वो डायग्राम से भी दिख रहा है। लेंस के लेकिन दो दो फोकस होते हैं, याद रखिएगा, लेंस के दो दो फोकस होते हैं। अगर लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस पे एक पॉइंट से लाइट रे आती है और बाद में पैरेलल हो जाती है, एक पॉइंट से लाइट रे आ रही है और लेंस के बाद वो पैरेलल हो जाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंडरी, उस पॉइंट को बोलते हैं प्राइमरी फोकस। उस पॉइंट को बोला जाता है प्राइमरी फोकस। पहले वाले फोकस को सेकेंडरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं, या फर्स्ट फोकस बोलते हैं इसे। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस के केस में वो पॉइंट ऐसा होता है कि भाई अगर किसी पॉइंट की तरफ लाइट रे आ रही थी और बाद में पैरेलल हो जाए, एक पॉइंट की तरफ लाइट रे आ रही थी और बाद में पैरेलल हो जाए,
तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा प्राइमरी फोकस। तो लेंस के दो दो फोकस पॉइंट होते हैं। प्राइमरी फोकस जहां से आने वाली लाइट रे बाद में पैरेलल हो जाती है, जहां की तरफ आने वाली लाइट रे बाद में पैरेलल हो जाती है। तो बाद में पैरेलल हो रही लाइट रे तो जिस पॉइंट से आ रही थी वो प्राइमरी फोकस। और सेकेंडरी फोकस पैरेलल लाइट रे जहां कॉन्वर्ज होती है, पैरेलल लाइट रे जहां से डाइवर्ज होती दिखती है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी फोकस। फोकल लेंथ की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड फॉर सेकेंडरी फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस तक की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है समझ में आ रहा है क्या? फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी इन्फिनिटी। इंसिडेंट लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे, तो इमेज जहां बनती है उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोल देते हैं। क्या है समझ में आ रहा है? लेंस के दो दो फोकल पॉइंट होते हैं, देख लीजिए सब बच्चे अच्छे से। चलो सभी बच्चों को मुझे रिप्लाई, संजना का रिप्लाई आ रहा है यस। बाकी बच्चे बताइए क्या ये चीजें क्लियर हुई है? लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं, फोकल लेंथ किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आ रही है समझ में हमें? तो मेरे पास बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? लेंस के टाइप्स वगैरह सब देख लिए थे अपन ने। अब ये जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, ये निकालने का तरीका क्या होता है? लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली लेंथ होती क्या है? दो कर्व सरफेस है, दो कर्व सरफेस है, दो कर्व सरफेस है लेंस में। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। अब मैं पूरा उतना डेरिवेशन में तो नहीं जाऊंगा, पर कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वो निकाले तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। किसी लेंस की कर्व सरफेस की रेडियस r1 और r2 है, वो म्यू एम मीडियम में रखी थी, दोनों साइड म्यू एम मीडियम है, उसके बीच का मीडियम म्यू एल है। लेंस के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और बाहर का मीडियम म्यू एम है। तो लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये आता है। ये किसी मीडियम में फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया मैंने। बाहर अगर एयर होगी ऑफ कोर्स तो फॉर्मूला आसान हो जाएगा। बाहर अगर एयर हुई तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू लेंस का जो भी मीडियम है बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये एयर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। किसी भी मीडियम में फोकल लेंथ अलग आती है एयर से, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये कैसे आता है? मैंने कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाया, उससे आ जाता है। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा के आप इसे डिराइव कर सकते हो। चलो, फिर लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी इमेज का बनती है, उसके लिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना? और मैग्निफिकेशन भी शायद याद होगा आपको, लेंस के केस में प्लस v/u आता है। मैग्निफिकेशन लेंस के केस में प्लस v/u आता है, ठीक है? तो अब इन सब फॉर्मूले से हम अब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है बता सकते हैं, ठीक है? मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस की, किसी मीडियम में लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेस पता चल गए। तो अगर ये सब क्लियर है आपको फॉर्मूलेस वगैरह, जिनमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, ये सारे फॉर्मूले विथ साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो हमेशा जैसे लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है तो R1 R2 विद साइन रखना है। हमेशा ये सब R1 R2 विद साइन रखना है। ये सब फॉर्मूले में विद साइन कन्वेंशन होगा। क्लियर? क्या इन फॉर्मूले में कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है? नो, मेरे पास रिप्लाई आ रहा है नो। ठीक है, तो इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं अपन। चलिए इन सब पे बेस कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो पहले तो मैं फोकल लेंथ पूछ रहा हूँ, फाइंड फोकल लेंथ। कुछ लेंसेज बना रहा हूँ, उनकी फोकल लेंथ बताना है आपको। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सरफेस की रेडियस r है,
और इसके बीच के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर दोनों तरफ एयर है, बताइए इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? करिए पहला क्वेश्चन। लेंस के अंदर 1.5 और दोनों रेडियस r है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, फोकल लेंथ बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, रेडियसेस दिखाई है मैंने कितनी कितनी है, बाहर एयर है, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, फोकल लेंथ बताना है, करिए। चलो, चार क्वेश्चन दिए, चारों में फोकल लेंथ बताना है आपको, लेंस की क्या आएगी, करिए ट्राई, बताइए जल्दी से आंसर। अमन का बिल्कुल सही, फर्स्ट का। नारायण नहीं बेटा। फर्स्ट का आंसर, बाहर एयर है, 1/f का फॉर्मूला होता था अपने पास, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू रेडियस को भी साइन के साथ रखना होता है। तो मान लेते हैं लाइट यहाँ से आ रही थी, तो ये वाली जो सरफेस होगी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड आने वाला है, तो इसका रेडियस का प्लस साइन के साथ रखेंगे। और दूसरी सरफेस का सेंटर देखो उल्टा आएगा, तो माइनस साइन के साथ रखेंगे। रेडियस में समझ में आ रहा है, साइन के साथ रखा है मैंने। फर्स्ट सरफेस का सेंटर उस तरफ आने वाला है, इस कर्व सरफेस का सेंटर उधर आने वाला है, तो लाइट की डायरेक्शन में आएगा, मतलब प्लस लिखना है। और सेकंड सरफेस का सेंटर इधर आएगा, लाइट के उल्टा आएगा, तो माइनस में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए फॉर्मूला ये लगाया मैंने, है ना, इसको सॉल्व कर देते। 1/f 1.5/1 1.5 माइनस 1 1/2, ये देखो अंदर 2/r हो रहा है, तो ऐसे सॉल्व करके f इक्वल टू r आ रहा है। आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर r। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थी, रेडियस इक्वल थी, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थी। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो ग्लास से बनी है 1.5, उसका फोकल लेंथ वही आती है जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो याद रखना है, कई बार जरूरत पड़ती है। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसको ग्लास से बनाया है, जिसके बाहर एयर है, ऐसे लेंस की फोकल लेंथ वही आती है जो उसकी रेडियस है, इक्वी कॉन्वेक्स की। तो याद रखना। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला। इसमें 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो इसकी जो फर्स्ट सरफेस है उसकी कर्वेचर, लाइट रे सपोज 10 से आ रही है, तो उल्टी डायरेक्शन में इसका सेंटर उल्टा आएगा, इस सरफेस का सेंटर उल्टा आएगा, तो इसकी रेडियस को माइनस साइन के साथ रखना, बीच में माइनस लगाया जाता है फॉर्मूले में। और सेकेंड सरफेस की रेडियस प्लस में आएगी, इस सरफेस का सेंटर जो है उस तरफ आने वाला है, लाइट की डायरेक्शन में आएगा, तो उसे माइनस प्लस साइन के साथ रखेंगे। तो ये सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू माइनस r आ रहा है। देखो कॉन्केव लेंस थी और फोकल लेंथ नेगेटिव आ गए। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइट रे डाइवर्ज करेगी, तो डाइवर्जिंग लेंस है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। दूसरी चीज, इसकी फोकल लेंथ भी वही आई जो इसकी रेडियस है। तो जब भी ग्लास मतलब 1.5 से बना हुआ लेंस हो और इक्वी हो, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव हो, तो रेडियस के बराबर फोकल लेंथ आती है। ठीक है, चलो ये पॉइंट अच्छे से समझो। फिर तीसरा क्वेश्चन करो। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में आंसर आ रहे हैं मेरे पास, चेक करता हूँ मैं। थर्ड और फोर्थ दोनों करिए आप, जब तक थर्ड और फोर्थ करिए आप।
चलिए अब थर्ड और फोर्थ दोनों ट्राई करते हैं। थर्ड, बाहर एयर दिखाई है, मैंने 1 लिखा है तो एयर है। लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1। अब लाइट मान लेते हैं इस तरफ से आ रही है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस, सेंटर उधर आने वाला है तो प्लस साइन के साथ आएगी, माइनस सेकेंड की रेडियस, वो भी सेंटर उसी तरफ है तो वो भी प्लस साइन के साथ आएगा। ये लगेगा फॉर्मूला। दोनों ही रेडियस को प्लस साइन के साथ लिखेंगे अपन, बिकॉज दोनों का सेंटर आने वाला है राइट में, लाइट के डायरेक्शन में। तो सॉल्व कर दो बस। 1/f, 2/1 मतलब 2, -1 मतलब 1, ये हो रहा है 1/r माइनस 1/2r, 1/r माइनस 1/2r। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2/2r माइनस 1/2r, तो बचेगा 1/2r। तो फोकल लेंथ आ जाएगी सिंपली 2r। यहाँ आंसर आ रहा है फोकल लेंथ का 2r। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स नेचर है। कॉन्वेक्स नेचर मतलब लाइट को कन्वर्ज कराएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है अमन, बिल्कुल सही था अमन आपका। लास्ट वाला चेक करते हैं अब, लास्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो बाहर 2 है और बीच में 1.5 है। देखो ये मैंने बाहर डेंसर मीडियम कर दिया है, लेंस से भी डेंसर है, लेंस से भी ज्यादा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है बच्चों। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब पहली सरफेस की रेडियस, मान लो लाइट यहाँ से आ रही है तो इसकी रेडियस नेगेटिव साइन के साथ आएगी -40, और दूसरी की रेडियस भी नेगेटिव साइन के साथ आएगी -80, है ना। सॉल्व करते हैं इसे। 1.5 मतलब 3/2, 3/2 अपॉन 2, 3/4, 3/4 -1 -1/4, तो ये आ रहा है -1/4। अंदर -1/40 प्लस 1/80, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो -2/80 प्लस 1/80 मतलब -1/80, अंदर आ गया -1/80। तो फोकल लेंथ दे रही है 8 चौक 32, 320, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 320 प्लस में आ रही है, प्लस 320, ये आ रही है फोकल लेंथ। पॉजिटिव आ रही है मतलब ये कॉन्वेक्स जैसा लेंस है तो कॉन्केव था, दिखने में कॉन्केव है। देखो उसकी ये वाली जो रेडियस है उसकी रेडियस कम दी है मैंने, दूसरी वाली सरफेस की रेडियस ज्यादा दी है। रेडियस कम किसकी है, कॉन्केव वाली, तो कॉन्केव नेचर होना चाहिए था, पर इससे भी डेंसर मीडियम में रखिए। जब भी किसी लेंस को उससे भी डेंसर मीडियम में डाल दो तो उसका नेचर उल्टा हो जाता है। अब ये डाइवर्जिंग नहीं कॉन्वर्जिंग हो जाएगी, होना डाइवर्जिंग थी पर कॉन्वर्जिंग हो गई क्योंकि बाहर का मीडियम उससे भी डेंसर है। आ रहा है समझ में ये। जब लेंस को उससे भी हेवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दो तो उसका नेचर उल्टा हो जाता है, वो कॉन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बन जाएगी, डाइवर्जिंग है तो कॉन्वर्जिंग बन जाएगी। ठीक है, चलो तो ये याद रखना। तो अपन ने फोकल लेंथ निकालने के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्या ये सब अच्छे से आए? ओके। अब लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सब पे भी चीजें करेंगे अपन। अपना टाइम भी ओवर हो रहा है तो आज अपन यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंस को आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में लेंस खत्म कर सकते हैं अपन, क्योंकि लेंस में बचा क्या है, मुझे मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कुछ कराना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होती है वो बताना है, एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट मेथड हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस वगैरह, कटिंग ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीजें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लेंस अपना पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। बाय सबको, टेक केयर।